बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हाइजन या हाइगन भी कहते हैं उसको। उस बंदे ने, साइंटिस्ट ने, सबसे पहले ये कहा कि लाइट वेव पर मुश्तमिल है, लाइट की वेव नेचर है, लेकिन उसके पास कोई एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन या कोई प्रूफ नहीं था। तो तकरीबन 123 साल के बाद एक थॉमस यंग साइंटिस्ट आया जिसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये साबित कर दिया कि लाइट वाकई वेव्स पर मुश्तमिल है। तो उसका वो एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में शामिल है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस और इसकी एप्लीकेशंस लिखवा देता हूँ, क्योंकि बुक में इसके मुतालिक नहीं कुछ लिखा। बाकी इंट्रोडक्शन है, प्रूफ किया हुआ है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस वगैरह नहीं हैं। तो वो पहले पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आर्टिकल पे वापस आते हैं। सबसे पहले पर्पस और एप्लीकेशन क्या है। पहला इसका जो पर्पस है वो है टू ऑब्ज़र्व द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्यों ऑब्ज़र्व करना है? आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरफेरेंस वो फिनोमेना है जो सिर्फ वेव्स कर सकती हैं, पार्टिकल्स नहीं कर सकते। जैसे हमने पढ़ा वेव्स में कि अगर दो वेव्स आपस में इस तरह मिलें कि एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ हो और ट्रफ पे क्रस्ट आ जाए तो वो एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर देती हैं। क्या पार्टिकल्स कभी डिस्ट्रक्ट करते हैं कि दो पार्टिकल उल्टे आपस में मिलाए जाएं वो डिस्ट्रक्ट कर दें? कभी भी नहीं। इसी तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो भी वेव्स की प्रॉपर्टी है। तो अगर लाइट ने भी इंटरफेरेंस कर लिया तो इससे मुराद क्या है कि लाइट भी वेव नेचर रखती है, कि इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ वेव्स कर सकती हैं। तो अगर आपने इंटरफेरेंस ऑब्ज़र्व कर लिया लाइट के ज़रिए तो इसका तो कंफर्म हो गया कि ये वेव नेचर रखती हैं। तो इसीलिए फिर दूसरा इसका जो एप्लीकेशन भी कहना चाहिए कि इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल confirmation of wave nature of light। ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन की वेव थ्योरी का ये एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन है। सही है। यहाँ से आप चाहे यहाँ पे चले जाके या नीचे लिखते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी की एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन, उसने थ्योरी पेश की कि लाइट वेव्स पर मुश्तमिल है। तीसरा जो इसका इस्तेमाल है कि इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट the wavelength of light waves। लाइट वेव्स की वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता रहा। इनफैक्ट पहला एक्सपेरिमेंट यही था जिससे लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट की गई, क्योंकि इससे पहले तो कंफर्म ही नहीं था कि लाइट वेव्स पर मुश्तमिल है। समझ रहे हैं बात? तो ये तीन आपने नोट कर लेने, इसके यूजेस कह लें, एप्लीकेशन, पर्पस, जो भी कह लें। तो अब ये कब पेश किया गया यंग एक्सपेरिमेंट? आप ज़रा बुक पे आते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन, फिर इसकी डेरिवेशन करेंगे। कहते हैं फिगर ये जो सामने बनाई गई इसमें देखें एक ये स्लिट है। स्लिट समझते हैं, कोई पीछे सोर्स था लाइट का, वहाँ एक सुराख है। ये इस सुराख से लाइट आगे फैल के गई और यहाँ आगे दो स्लिट्स बनी हैं, दो सुराख हैं। उन दोनों स्लिट से फिर आगे लाइट फैल के गई। अब आप देखें कि दरमियानी रीजन में, यानी इस हिस्से में, दोनों सोर्सेज की लाइट, जो S1 सोर्स से आई लाइट और S2, दोनों सोर्सेज से लाइट वेव्स पहुंच रही हैं। तो इंटरफेरेंस तो वही होगा ना जहां कम अज़ कम दो वेव्स हों। तो इस तरह यंग ने एक ही सोर्स की लाइट को दो सोर्सेज में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया? दो अलग अलग सोर्सेज क्यों नहीं लिए? इसमें पता है, वो कल जो हाइगन्स प्रिंसिपल हमने पढ़े थे वो भी यूज़ किए गए हैं। दो अलग अलग सोर्सेज क्यों इस्तेमाल नहीं किए उसने? उसकी रीज़न ये है कि दो अलग अलग सोर्सेज जितने मर्ज़ी, अब एक ही कंपनी के बल्ब ले लें, एक ही कलर के ले लें, फिर भी वेवलेंथ में
या फेज़ में कोई ना कोई डिफरेंस होगा। और हमने कल पढ़ा था कि इंटरफेरेंस डिटेक्टेबल तब होगा, वाज़ेह तब होगा, जब दो वेव्स या दो सोर्सेज आपस में क्या हों, मोनोक्रोमेटिक यानी सेम वेवलेंथ के हों, और कोहेरेंट मतलब उनमें फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट हो, सेम सोर्सेज हों। और आप खुद सोचें, जब एक ही सोर्स को आगे दो सोर्सेज में डिवाइड किया गया है तो उन दोनों सोर्सेज की लाइट हर लिहाज से, हर तरह से क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। तो इसमें कोई शक नहीं रह जाएगा वेवलेंथ में फ़र्क है या नहीं, फेज़ डिफरेंस में कोई रद्दबदल है कि नहीं। इसलिए एक सोर्स को दो सोर्सेज में कन्वर्ट किया। तो 1801 में 1801 में ये एक्सपेरिमेंट यंग ने किया फॉर स्टडिंग इंटरफेरेंस इफेक्ट्स ऑफ लाइट। ठीक है, आगे उसने बताया कि एक स्क्रीन है और उसने उस स्क्रीन को हैविंग टू नैरो स्लिट्स इज़ इल्यूमिनेटेड बाय अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स बिहेव एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट हाइगन्स प्रिंसिपल। यानी जो वेव फ्रंट है वो सेकेंडरी वेवलेट्स आ गई, ये वाली हुई है, सेकेंडरी वेव्स भेजेगा जो हर लिहाज से सेम होगी। वो आपने खुद देख लेना है। हमारा मेन मकसद डेरिवेशन अगले पेज पे उन्होंने एक और इंटरफेरेंस करके दिखाया है। इस तरह का इंटरफेरेंस मैंने अभी आपको एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें वाटर वेव्स का इंटरफेरेंस दिखाया है, क्रस्ट और क्रस्ट, यानी क्रस्ट जहाँ मिलते हैं वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को मैक्सिमम कह देते हैं, मैक्सिमम, ज़्यादा हो तो मैक्सिमा। ये कहाँ बनते हैं, जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, ठीक है। और जहाँ क्रस्ट पे ट्रफ आए वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये ब्लू वाले येलो वाले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये जो ब्लू कलर के स्पॉट्स हैं ये डार्क स्पॉट, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न। जहाँ क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे वहाँ लाइट एक दूसरे को, दो वेव्स एक दूसरे को वैनिश कर देंगी, ख़त्म कर देंगे, और डार्क स्पॉट बनेगा। जैसे कि इस देखें डायग्राम में येलो और डार्क आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये जहाँ येलो पॉइंट्स हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहाँ डार्क है वहाँ डिस्ट्रक्टिव। आगे भी एक जगह पे इंटरफेरेंस दिखाया इन्होंने कि जब दो वेव्स इंटरफेरेंस करती हैं आपस में तो किस तरह का पैटर्न बनता है। यहाँ पे ये देखें, ये जो साइड पे डायग्राम है इसमें जो येलो फ्रिंजेस है, पट्टियाँ, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हैं, और जो डार्क हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से हैं। ठीक है जी। तो अब आते हैं हम अपनी डेरिवेशन की तरफ। तो मेन काम जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से, जहाँ आप डेरिवेशन की हेडिंग दे सकते हैं, और सारा समझने वाला काम यहीं पे है। तो देखें जी, सबसे पहले जनाब इसी को हम अब शिफ्ट कर लेते हैं अपने इधर। दो स्लिट्स हैं, एक स्लिट का नाम कर लें जनाब ए, दूसरी स्लिट का नाम है बी, और इनके दरमियान जो सेपरेशन है उसको कहा जाएगा डी। दो स्लिट्स के दरमियान फासला ये वाला, ये डिस्टेंस डी। अब ए स्लिट वहाँ से भी लाइट जाएगी आगे, लाइट फैल के जाएगी ऐसे, और बी स्लिट से भी लाइट फैल के जाएगी, और दरमियानी हिस्से में क्या होगा, इंटरफेरेंस, जहाँ दो वेव्स आपस में मिलेंगी। हमने ये पता लगाना है कि जनाब यहाँ पे कोई पॉइंट है, इधर लेट से कोई पॉइंट है ये P, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों वेव्स करेंगी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उसका तरीका ये है कि यहाँ से भी वेव जाएंगी, इस स्लिट से भी वहाँ पे लाइट जाएगी, और निचली स्लिट से भी वहाँ पे लाइट वेव जाएंगी। ठीक है जी, मैं ये फ़िलहाल ज़रा मिटा देता हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें कि इस स्लिट का नाम ए, दूसरी स्लिट का नाम बी, और सेपरेशन को हम कर लेते हैं इस तरह डी के साथ हाईलाइट। अच्छा, अब ए स्लिट से बाद बच्चे परेशान होते हैं कि जो स्लिट ए है, दो स्लिट जो बनाई हमने, एक स्लिट ए और दूसरी स्लिट बी, तो यहाँ स्लिट से लाइट ऊपर क्यों जा रही है? असल में ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है। लाइट इस सोर्स से जब आगे जाएगी तो फैलेगी,
तो हमने रे सिर्फ वो शो की है जो ऊपर जा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा पॉइंट P जिस पे हमने डिटरमिन करना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वो P पॉइंट ऊपर है। तो हमने उस P पॉइंट तक जाने वाली रेज बस शो करनी है जो कि 1 और 2 हैं। समझ रहे बात? 1 और 2 ये दो रेज हमने बस शो करनी है। अब ये दो रेज आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, ये डिपेंड करेगा कि दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है। 8th चैप्टर जो कि उसमें स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने निकाल ही दिया कि अगर दो वेव्स किसी पॉइंट पे पहुंचे और उनमें पाथ डिफरेंस हाफ लैम्डा हो या 1.5 लैम्डा हो या 2.5 लैम्डा का हो, तो वहाँ पे वो क्या करती हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर किसी पॉइंट पे दो वेव्स इस तरह पहुँचें कि उनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा का हो या 2 लैम्डा का हो या 3 लैम्डा का हो एंड सो ऑन, हम कहते हैं लैम्डा का इंटेग्रल मल्टीपल, इंटीजर मुकम्मल अदद 1 2 3 4 या -1 2 3 भी कर लें, अशारी में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो। तो अगर मुकम्मल एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ, तीन वेवलेंथ, चार वेवलेंथ का पाथ डिफरेंस है तो वेव्स करेंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर आधी वेवलेंथ, डेढ़ वेवलेंथ, ढाई वेवलेंथ, 3.5 वेवलेंथ इस तरह का पाथ डिफरेंस हुआ तो वेव्स करेंगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों? पहले मैं ये भी चलें समझा देता हूँ। 8वां चैप्टर ना पढ़ने का ये नुकसान है कि अगर दो वेव्स हैं, एक वेव हम कर लेते हैं ना अब ये और दूसरी वेव हम कर लेते हैं रेड कलर की। ये मुझे बताएं, दोनों वेव अगर इस तरफ जा रही हैं तो दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस जिसको हम डेल्टा एस कहेंगे वो कितना है? कितना है? 0। दोनों वेव साथ साथ हैं, कोई वेव आगे पीछे नहीं है। तो इस सूरत हाल में बताएं ये क्या करेंगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी? क्रस्ट पे क्रस्ट है, ट्रफ पे ट्रफ है, कौन सा इंटरफेरेंस है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसको आइंदा मैं C.F से ज़ाहिर कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, अगर यही दो वेव्स इस तरह होती हैं आपस में कि इनमें पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ का होता, कितना पाथ डिफरेंस होता? आधी वेव का। वो कैसे? कि एक वेव दूसरी वेव से आधी वेवलेंथ आगे है। ये अगर दोनों वेव इस तरफ जा रही हैं तो पता है रेड वेव जो है, रेड कलर की वेव, वो हाफ वेवलेंथ आगे है। तो पाथ डिफरेंस कितना है? डेल्टा एस λ/2 का। तो अब देखें, क्रस्ट पे ट्रफ है, ट्रफ पे क्रस्ट है, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जिसको हम D.F से ज़ाहिर कर देते हैं। कब? जब दो वेव इस तरह है कि एक वेव दूसरी से हाफ वेवलेंथ आगे है। उसके बाद हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक और डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक ये ब्लू कलर की वेव है और दूसरी रेड कलर की वेव है। इस तरह मैं दोनों की दो दो वेव्स बनाऊंगा। ये दोनों वेव इस तरफ जा रही हैं, मुझे बताएं कौन सी वेव आगे है? रेड कलर की वेव कितना आगे है? पाथ डिफरेंस कितना है दोनों वेव में? पूरी 1 लैम्डा का। रेड की पूरी 1 वेवलेंथ आगे है ब्लू से। तो इस सूरत हाल में इतने हिस्से में सिर्फ इंटरफेरेंस होगा। और क्रस्ट पे क्रस्ट है और ट्रफ पे ट्रफ फॉल कर रहा है, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक आखिरी डायग्राम बनाते हैं कि हम दो वेव्स बनाएंगे, एक वेव ये है और दूसरी रेड कलर की वेव ये। मुझे बताएं कि कौन सी वेव आगे नज़र आ रही है आपको? जी, रेड कलर की वेव आगे है। इंटरफेरेंस सिर्फ इतने पोर्शन में होगा। और कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और आप मुझे बताएं रेड कलर की वेव ब्लू कलर की वेव से कितना आगे है? 1.5 वेवलेंथ। एक ये देखें, ये वेवलेंथ पूरी 1 वेवलेंथ ये वाली होगी, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ज़रा बोल्ड कर रहा हूँ, और आधी वेवलेंथ ये पीछे वाली। तो 1.5 वेवलेंथ, यानी पाथ डिफरेंस 1.5 वेवलेंथ का है, 1.5 वेवलेंथ का।
तो कौन सा इंटरफेरेंस हुआ? डिस्ट्रक्टिव। अब ज़रा गौर करें कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ है, जहाँ या तो पाथ डिफरेंस है ही नहीं, या अगर है तो पूरी एक वेवलेंथ का। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ हुआ है, जहाँ पाथ डिफरेंस या हाफ वेवलेंथ है या 1.5 वेवलेंथ है। अगर इसको आगे एक्सटेंड करें तो 2.5 लैम्डा का जहाँ पाथ डिफरेंस है वहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव, 3.5 लैम्डा का जहाँ पाथ डिफरेंस है वहाँ पे भी डिस्ट्रक्टिव, 4.5 लैम्डा वहाँ पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसी तरह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को अगर एक्सटेंड करें तो जहाँ पाथ डिफरेंस या है ही नहीं, या लैम्डा का है, 2 लैम्डा का है, 3 लैम्डा है, 4 लैम्डा है, यानी पूरी वेवलेंथ, तो वहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इतनी बात समझ आई है? अच्छा, तो अब चलें आगे। ये जनाब, अब ये जो डायग्राम इसमें हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस डायग्राम को हम ज़रा आगे ले जाते हैं अगले पेज पे। अच्छा जी, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसकी अब डेरिवेशन करेंगे। लें जी, अब हमने देखना है कि जो वेव 1 और 2 है इनमें पाथ डिफरेंस है या नहीं। तो पाथ डिफरेंस देखने के लिए मुझे बताइएगा, अगर मैं एक लाइन ड्रा कर लूँ यहाँ से इधर तक, इस पॉइंट को हम कह लेते हैं डी पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं डी। तो मुझे ज़रा गौर से देख के बताएं कि ए से पी पाथ जो है ए से लेके पी तक वो इक्वल लग रहा है आपको? पाथ डी से पी तक, इसका मतलब ये है कि डी से पी तक तो पाथ की लेंथ सेम है, तो पाथ में डिफरेंस कितना है? जो वेव 2 है नीचे वाली, उसको कितना पाथ इजाफी तय करना पड़ रहा है, इसको हम कहेंगे पाथ डिफरेंस। दोनों वेव्स पी पॉइंट तक पहुंच रही हैं, कहाँ से? ए से और बी पे। जो बी से जा रही है उसको इजाफी पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इजाफी पाथ डिफरेंस डेल्टा एस वो कितना है? बी से डी तक। तो दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस बी से डी है, जिसमें मैंने पहले कहा कि अगर पाथ डिफरेंस, जब कभी पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो, या पूरी एक वेवलेंथ हो, या पूरी 2 लैम्डा का हो, पूरी 3 लैम्डा का हो, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर पाथ डिफरेंस हाफ वेवलेंथ का है या 1.5 वेवलेंथ 1.5 लैम्डा का, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 लैम्डा बाई 2, वो 1.5 लैम्डा ही बन जाएगी। फिर 2.5 वेवलेंथ को 5 लैम्डा बाई 2 भी लिखा जा सकता है, देन 7 लैम्डा बाई 2 भी लिखा जा सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस कंडीशन को ये भी कहते हैं जब भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का कोई ऑड इंटेग्रल मल्टीपल हो, 7, 5, 3 या 1, ये सारे ऑड मल्टीपल हैं, ठीक है। इवन मल्टीपल क्यों नहीं? क्योंकि अगर 2 लैम्डा बाई 2 किया तो ये 2 से कैंसिल, पाथ डिफरेंस लैम्डा का आ गया, और लैम्डा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन थी। समझ आई बात की? तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या है? इसके बाद अगर 4 लैम्डा बाई 2 करें, 4 लैम्डा बाई 2, तो वो कितना बनेगा? 2 लैम्डा। और आपको पता है 2 लैम्डा भी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिव की नहीं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब लैम्डा बाई 2 के साथ कोई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हो, 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2। क्योंकि 1 लैम्डा बाई 2 बनेगा 0.5 लैम्डा, 3 लैम्डा बाई 2 बनेगा 1.5 लैम्डा, 5 लैम्डा बाई 2 बनेगा 2.5 लैम्डा, 7 लैम्डा बाई 2 बनेगा 3.5 लैम्डा। समझ रहे हैं? तो लैम्डा बाई 2 का जब ऑड इंटेग्रल मल्टीपल पाथ डिफरेंस होगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा जी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों ऐसा है वो मैंने पहले बता दिया आपको साइड पे डायग्राम में, मज़ीद मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको। वेव 1 और 2 है, आप देखें कि अगर ऐसा हुआ कि जनाब वेवलेंथ जो है, फ़र्ज़ करें वेवलेंथ है 1 सेंटीमीटर, हालांकि इतनी बड़ी वेवलेंथ होती नहीं है लाइट की, पर फ़र्ज़ कर लें 4 सेंटीमीटर वेवलेंथ है, और ये जो पाथ है ए से पी वो भी 1 सेंटीमीटर वेवलेंथ है, और पाथ 4 सेंटीमीटर है। तो हर 1 सेंटीमीटर में एक वेव आ जाएगी, जैसे ये एक वेव, अगले सेंटीमीटर में फिर दूसरी वेव, उससे अगले सेंटीमीटर में तीसरी वेव, और आखिरी सेंटीमीटर में चौथी वेव। समझ आ रही कि नहीं?
अब अगर हम कहते हैं जी कि बी से डी जो है, बी से डी जो पाथ डिफरेंस है उसमें आधी वेवलेंथ आएगी, हाफ वेवलेंथ अगर आती है, हाफ वेवलेंथ मतलब ये क्रस्ट, तो फिर आगे डी से क्या स्टार्ट होगा, डी से आगे फिर उसमें भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि डी से आगे तो पाथ 4 सेंटीमीटर, तो आगे एक वेव यहाँ पे, दूसरी वेव यहाँ पे, तीसरी वेव इधर, चौथी वेव इधर। तो देखिए एंड पे पी पॉइंट पे क्या होगा, क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे आपस में। क्रस्ट और ट्रफ मिलने से मुराद क्या है कि कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। कब, जब इस पाथ में जो पाथ डिफरेंस था, कितना पाथ डिफरेंस, बी से डी तक, जब उसमें आधी वेव आएगी। अगर आधी वेव आएगी तो फिर देखिए आगे डी से आगे स्टार्ट, एक वेव का स्टार्ट हो रहा है ट्रफ और ऊपर वाली वेव का स्टार्ट हो रहा है क्रस्ट। स्टार्टिंग अपोजिट है तो एंडिंग भी अपोजिट है। क्रस्ट और ट्रफ मिलेंगे तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इसके अगेंस्ट अगर हम ऐसा करें कि जनाब ऊपर 4 वेव्स हैं 4 सेंटीमीटर में, और नीचे अगर ऐसा है कि बी से डी तक जो पाथ है, ये बी से डी जो पाथ डिफरेंस है, अगर वो पाथ डिफरेंस भी 1 सेंटीमीटर हुआ तो उसमें एक वेव पूरी आ जाएगी। एक वेव पूरी आने से मुराद एक क्रस्ट और एक ट्रफ। अब डी पॉइंट से क्या स्टार्ट होगा, क्या स्टार्ट होगा, डी पॉइंट से क्रस्ट और एक ट्रफ, 1 सेंटीमीटर एक वेव, अगले सेंटीमीटर फिर एक वेव, फिर एक वेव और फिर एक वेव। अब देखें डी पॉइंट पे अगर स्टार्टिंग सेम है, ऊपर वाले का क्रस्ट और नीचे वाले का भी क्रस्ट स्टार्ट हुआ है, तो सेम स्टार्टिंग तो एंडिंग भी सेम होगी पी पॉइंट पे। सेम एंडिंग से मुराद क्या है, सेम एंडिंग से मुराद क्या है कि वहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। ट्रफ से मिले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कब, जब इस पाथ में बी से डी में एक पूरी वेव आएगी। अगर आधी वेव आ रही थी तो फिर क्या हुआ था कि स्टार्टिंग अपोजिट हुई थी डी से और ए से, और एंडिंग भी अपोजिट हुई थी। लेकिन अगर एक पूरी वेव आ जाती है बी से डी में तो फिर डी पॉइंट पे, ये डी पॉइंट यहाँ सेम स्टार्टिंग, क्रस्ट और ऊपर वाली वेव का भी क्रस्ट सेम स्टार्टिंग तो सेम एंडिंग। तो इसका मतलब कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ तक बात समझ आई है आपको। तो दो वेव्स कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब करेंगी, आज हमने वो समझा है। और कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये समझेंगे कि इसका फार्मूला क्या है, डेरिवेशन कैसे करनी है और रिज़ल्ट और कंक्लूजन क्या आता है। ठीक है जी, ये 2 लेक्चर मुकम्मल होगा। आर्टिकल लेंथी है तो वैसे भी 8 चैप्टर पढ़ा होता तो बेस बनी होती कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो आज हमने वो बेस समझिए, इसको लेक्चर को दोबारा देखें, कोई क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर पूछें। कल इंशाल्लाह इसकी डेरिवेशन करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।